करेंगे तो मेरा ख्याल है, अगर हेजिटेट नहीं करेंगे तो मुझे मुझे उसमें इशू होगा कि आप ऐसे लिखते हुए हेजिटेट नहीं कर रहे। इट मीन्स आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है किसी चीज को लेके। हर वो बंदा जो इस जर्नी पे आता है कुछ ना कुछ स्टार्ट करता है, अनलेस उसकी प्रीवियस कोई कॉम्पिटिशन्स में वो पार्टिसिपेट ना करता रहा हो, कोई भी किसी बड़ी राइटिंग में वो आता है तो उसको हेजिटेशन होती है, और ये वक्त के साथ साथ खत्म होती है और वक्त के साथ साथ ही रिफाइंड होती है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 2 पेजेस पे सम अप करना बहुत मुश्किल है किसी एक बड़े टॉपिक को। मैंने आपको बड़ा टॉपिक दिया इसलिए था कि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको पैराग्राफ राइटिंग की किस हद तक समझ आती है। और इसके अंदर आपने क्या चीजें करनी है, इसके डूज क्या हैं और इसके डोंट्स क्या हैं। ठीक है, किस तरह से क्या नाम है इनका आपके साथ, कोई इशू है कोई? हाँ, कोई अच्छी चीज है तो सबके साथ शेयर किया करें, कोई स्माइल वाली कोई भी। मुझे भी महसूस किया करें, मैं भी सारा दिन चुप रह रह के थक जाती हूँ। हम्म। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी हैं जब आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया है? जब आपने ये देखा, किस किस ने पॉलिटिक्स पे लिखा है या आपने इश्यूज इन पाकिस्तान पे लिखा है? पॉलिटिक्स पे। तो आपको क्या लगा कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान में, मैंने पॉलिटिक्स पे आपको बोला है कि लिखें, तो उसमें आपको लिखते हुए स्टार्ट आपने कैसे किया, वन बाय वन? ठीक है, डिफाइन किया और सिस्टम और ठीक है, इराज का। ठीक है, पॉलिसीज या प्लान्स और कोई और? अच्छा, फार्म ऑफ गवर्नमेंट से। ठीक है। ठीक है, मतलब आप उसके फटाफट से उसके इफेक्ट्स पे आ गए। ठीक है, कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या जो पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान है वो इस तरह से है, और आगे उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं या इफेक्ट्स हो रहे हैं। ऑनलाइन वाले आप भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से लिखा है। वैसे मैं चेक भी कर लूंगी, लेकिन मैं देखना चाह रही हूँ कि आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग की समझ किस तरह से आई है, या आपके माइंड में पैराग्राफ राइटिंग क्या है। पैराग्राफ्स किसी भी सब्जेक्ट के, किसी ऐसे के या किसी क्वेश्चन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे एक दीवार है, वो किस तरह से बनती है? ईंटों से। एक एक ईंट रखते जाते हैं, दरमियान में सीमेंट है, वो आपके कनेक्टर का काम करता है। ठीक है, एट द एंड अगर आप डिफरेंट ब्लॉक्स बना लेते हैं, उन ब्लॉक्स को भी आपने जोड़ के बिल्डिंग बनानी होती है। ऐसे ही है। तो जब आप पैराग्राफ्स लिखते हैं तो वो एज अ होल एक कंप्लीट ब्लॉक होता है, उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। पूरा ऐसे भी आपका, पूरा ऐसे जो है एक पूरी बिल्डिंग है, लेकिन ये जो ब्लॉक्स हैं, जो पैराग्राफ्स हैं आपके, ये अपने अंदर भी फुल कंप्लीट होने चाहिए, इनके अंदर भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरे ऐसे के अंदर आपने आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करने हैं, लेकिन ये पैरा आप समझ लें आपका मिनी ऐसे होता है। हर पैरा आपका मिनी ऐसे होगा। अगर आपका पैराग्राफ राइटिंग अच्छा नहीं है, फ्लो में नहीं है, आप कभी अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना होता है, जैसे मैंने कल बताया कि ऐसे के अंदर आपका इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, आप लोगों ने भी यही बताया। आपका जो पैराग्राफ है उसके अंदर भी आपका इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले। कोई भी चीज है आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन इंट्रोड्यूस में ये नहीं है कि आपने पैराग्राफ के अंदर 5 6 7 लाइनें इंट्रोडक्शन की ही लिख दी हैं।
कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाना हो तो आप उसे बड़ा इजी वर्ड्स में बता सकते हैं, आपके अपने सिंपल वर्ड्स में। आपको किसी चीज पे क्लैरिटी है, श्योरिटी है, उसके बारे में कोई बुक पढ़ी हुई है, किसी राइटर की कोई कोटेशन पढ़ी हुई है और उसके बारे में आप फुल श्योर हैं और वो बिल्कुल रेलिवेंट है, तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है। इंट्रोड्यूस करवाएंगे। किसी बंदे ने MBA, M.Com, B.Com कुछ किया हुआ, M.Phil कर रहे हैं। प्रोडक्ट जो साइकिल होता है वो क्या होता है? ठीक है, प्रोडक्ट्स जैसे मार्केट में आती हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक साइकिल होता है। उसके अंदर ये होता है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोडक्ट मार्केट में आ गई, उसके बाद प्रोडक्ट मेच्योर होती है। ठीक है, टाइम के साथ साथ कोई भी प्रोडक्ट ले लें, कोई ब्रांड ले लें, मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, TGS इंट्रोड्यूस होने के बाद मेच्योर हुआ, किसी एक जगह पे उसकी एक ब्रांच बनी, उसका टेस्ट लोगों को पसंद आया, उसकी क्वालिटी मेंटेन हुई, ब्रांड मेच्योर हो गया। देन उस पे बूम आता है। बूम क्या होता है? पीक। उसकी 400 500 ब्रांचेस बन गई पूरे पाकिस्तान में। नाउ दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस चीजेस इन UAE एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एज वेल। ठीक है, वो ये उनका बूम है। यहाँ पे प्रोडक्ट साइकिल इस वजह से डिफरेंट है कि अगर वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे, कंपेटिटर को अपने साथ नहीं आने देंगे, तो उनका बूम ही रहेगा, लंबे अरसे तक रहेगा। लेकिन होता क्या है, पहले टाइम पे एक कैमराज और कैमरा रील्स का होता था कोडक, किसी को याद है? किसी को पता हो? ये डिफरेंट कुछ बैंक्स हैं, समिट बैंक था, डिफरेंट बैंक्स जो मर्ज हो गए, एक्वायर हो गए। एक टाइम पे उनका बड़ा नाम था, उसके बाद वो एक्वायर हो गए या उनको उनका मर्जर हो गया। अपने बूम के बाद वो डिप्रेशन में गए। ठीक है, या तो एग्जिट हो गया, कंक्लूड हो गए, या उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज कर ली। समझ आई इसकी? आपका जो ऐसे का पैराग्राफ है वो भी इसी तरह चलेगा। आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने के साथ आप मिच्योर कैसे करेंगे? हल्का सा आप हिस्ट्री का टच देंगे उसको। ठीक है, इंट्रोडक्शन के साथ जब आपकी टॉपिक की स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके अंदर आप इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, या पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, या पाकिस्तान में किस तरह से गवर्नर जनरल से होते हुए, मिलिट्री एरा से होते हुए हम लोग डेमोक्रेसी पे पहुंचे। एक लाइन में लिख सकते हैं ना, एक नहीं तो 2 सेंटेंसेस में लिख लेंगे। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स में आपके मिलिट्री के जो डिक्टेटर्स हैं वो आते रहे, और फिर अब आपकी जो थर्ड कंजेक्टिव डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसकी ट्रांजिशन हो रही है। ऐसे ही है, स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है इलेक्शंस के बाद। लिख सकते हैं, ये आपकी हिस्ट्री है ना, जिसमें आपने हवाला दे दिया कि आप जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ, वो कैसे मेच्योर हुआ, तो उसका पूरा एक पास्ट है कि डेमोक्रेटिक सेटअप पे हम किस तरह से पहुंचे हैं। समझ आइए? नहीं आई? आ गई? किसी को नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। हिस्ट्री आप किस तरह से लिख सकते हैं? मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप जो मिडिल एजेस से स्टार्ट करें, प्रोग्रेसिव इरा से स्टार्ट करें, या रिनाइसेंस से स्टार्ट करें। आपने इंट्रोडक्शन करवा के पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको बता देना है कि ट्रेवल करते हुए वो यहाँ तक कैसे पहुंची है। बता सकते हैं ना? 47 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो आपका पैराग्राफ राइटिंग नहीं होगा। ठीक है, जर्नलिज्म की लैंग्वेज में कुछ चीजें होती हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ होते हैं जो नदीम प्राचा का आपको आइडिया है? प्राचा जो वो लिखता है सेपरेट होता है उसका, उसको मतलब समथिंग डिफरेंट है, वो ना कॉलम है ना एडिटोरियल है और ना ही वो, उसका कुछ और नाम है इनकी लैंग्वेज में। अगर आप लिखेंगे तो वो प्रॉपर हिस्ट्री के साथ अगर आप स्टोरी राइटिंग लिखेंगे, अगर आपने 47 से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुंचना है।
आपने यहाँ पे अपना पैराग्राफ जो है उसको एविडेंस बेस्ड करना है, उसको सपोर्ट करना है, स्ट्रॉन्ग जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके साथ। तो आपके पास अपने इस जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करवाने और उसको मेच्योर करने के लिए आप थोड़ा सा हिस्ट्री का सहारा लेते हैं कि हम किस तरह से ट्रेवल करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ये एक टॉपिक है जिसका मैं बता रही हूँ आपको, सही है। फिर बूम क्या आता है, जब आप हिस्ट्री का भी बता देते हैं तो उसके बाद बूम इस तरह से आता है कि आप कोई एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ से भी हो सकती है, वो आपके नेशनल लेवल से भी हो सकती है, वो आपके इंटरनेशनल लेवल से भी हो सकती है। मोस्टली आप डोमेस्टिक देन नेशनल एंड देन इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, सही है। आपके पास आपने पॉलिटिक्स का बताना है इन पाकिस्तान, डोमेस्टिक लेवल पे क्या एग्जांपल होगी आपकी, क्या एग्जांपल होगी। डोमेस्टिक लेवल पे आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, ठीक है, और बेसिक डेमोक्रेसी जो अयूब खान के दौर से स्टार्ट हुई थी और अब लोकल गवर्नमेंट की फॉर्म है उनकी, बता सकते हैं। नहीं समझ आ रही, लोकल गवर्नमेंट्स किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बनी है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर क्या हुआ है, कैसे हुआ है। 18th अमेंडमेंट के बाद डेवोल्यूशन हुई है, लोकल गवर्नमेंट्स पहले से थी, लोकल गवर्नमेंट थी बेसिक डेमोक्रेसी की फॉर्म में, इंट्रोड्यूस हुई है अयूब खान के इरा में, ठीक है। नहीं पढ़ा हुआ, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अयूब खान के इरा से स्टार्ट हुई हैं। तो आप बता सकते हैं, आपके पास एक एग्जांपल है कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर आपने डोमेस्टिक लेवल पे एग्जांपल देनी है तो आप लोकल गवर्नमेंट्स की दे सकते हैं, अपने चेयरमैन अपने नाजिम नाइब नाजिम की दे सकते हैं, यूसीज के जो चेयरमैन हैं उनकी दे सकते हैं। आपने अगर नेशनल लेवल पे देनी है तो आप अपनी दो तीन जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी दे सकते हैं, दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज है ना जो मेन है, बाकी है सूबों की बेस पे फेडरल में दो तीन ही है जो ज्यादातर है आपकी, पीएमएलएन है, पीटीआई है, बलोचिस्तान के अंदर उनकी अपनी है पार्टी, केपीके के अंदर है, पीपीपी जो है वो वहां पे है सिंध में। तो आप उनकी एग्जांपल दे सकते हैं, जेयूआई की एग्जांपल दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वाली डिफरेंट पार्टीज हैं, बाकी तो वही है जैसे अमेरिका में जो स्विंग स्टेट्स हैं उनकी उसी तरह से हैं पाकिस्तान के अंदर भी, कि उन्होंने अलायंस ही करनी होती है किसी ना किसी गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे एग्जांपल देनी है तो क्या एग्जांपल देंगे, इन केस आपके पास नेशनल लेवल की एग्जांपल नहीं है, इन केस अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या एग्जांपल होगी। टू पार्टीज कहाँ कहाँ पे हैं, यूके में यूएस में, दे सकते हैं ना बहुत इजीली। यूके से ही हमारा सिस्टम सारा जो है वो यहाँ पे आया है ना, बेसिकली तो कॉमनवेल्थ का सिस्टम है सारा, तो आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि वहां पे बहुत स्मूथ सिस्टम चल रहा है, कंपैरेटिवली हमारे पास उस तरह से स्मूथ नहीं है, कह सकते हैं। वो आपके आर्ग्यूमेंट को मेच्योर भी करेगा, वो बूम होगा आपके टॉपिक का, जिसके अंदर आपने एग्जांपल से इंट्रोड्यूस भी करवा दिया, जिसके अंदर आपने ये बता दिया कि ये पार्टीज हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी होते हैं, पार्टीज के जो इलेक्शंस के बाद उनके चेयरमैन सामने आते हैं, पार्टीज के कैंडिडेट्स एमपीएस और एमएनए के लिए कंटेस्ट करते हैं, ओपन बैलेटिंग होती है हमारी, उसके बाद मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, गवर्नमेंट्स बनती हैं हमारी, गवर्नमेंट्स बनने के बाद वो आंसरेबल होती हैं फॉर पीपल बिफोर पीपल, उनको वो रिप्रेजेंट भी कर रही होती हैं, उनके उनके सामने अकाउंटेबल भी होती हैं। एक आर्ग्यूमेंट है ना आपका, वो आपके टॉपिक का बूम है। उसके बाद आपका डिप्रेशन, डिप्रेशन का फेज स्टार्ट होगा, यानी आप टॉपिक के कंक्लूड करने की तरफ आएंगे। यहाँ पे जो डिप्रेशन है उसके अंदर आप प्रॉब्लम्स बताएंगे, डायरेक्टली आप प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, यहाँ पे आपने प्रॉब्लम्स बतानी है, यहाँ पे बताना है क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, पार्टीज लड़ रही हैं आपस में, किस वजह से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके, किस वजह से नेशनल असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली में बिल्स डिस्कस नहीं होते, किस वजह से हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं है, फ्रीडम ऑफ एजेंसी नहीं है आपके पास, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है जी, पोलराइजेशन है बहुत ज्यादा,
यहाँ पे आप बताएंगे कि किस वजह से आप इजीली मूव नहीं कर सकते, किस वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अक्सर खराब रहती है, यहाँ पे आप बताएंगे। यहीं पे आप बताएंगे कि लोगों को अकाउंटेबल होने के बावजूद जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों को अकाउंटेबल नहीं है। आप यहाँ पे बताएंगे कि करप्शन कैसे होती है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर करप्शन कैसे होती है। एग्जेक्टिव हेड्स होते हैं ना हमारे पॉलिटिशियंस, तो किस तरह से वो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से चीजों को खराब कर देती हैं, या किस तरह से हम लोग, इवन हम लोग भी उस चीज के लिए आंसरेबल हैं कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को आंसरेबल नहीं किया अपने सामने, किस तरह से राइट टू वोट का यूज नहीं किया गया। सही है, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट। देन आप कंक्लूड करेंगे, उसके बावजूद स्टिल वी आर 75 years old nation। 75 years में कोई भी नेशन उस तरह से डेवलप नहीं हो सकती जिस तरह से अमेरिका है, जिस तरह से यूरोप है, अमेरिकाज है, जिस तरह से ईस्ट वेस्ट यूरोप है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया है, हमारे साउथ में जो कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड हैं। स्टिल हम अपनी ग्रोथ के, डेवलपमेंट के फेज में हैं, स्टिल हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, स्टिल हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मेच्योर नहीं है, स्टिल पॉलिटिकल कल्चर डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर कैसे डेवलप होता है जी, कल्चर कैसे डेवलप होता है कहीं पे भी, मुख्तलिफ लोग किसी जगह पे रहते हैं, फिर इंटीग्रेशन होती है, आपकी नॉर्म्स हैं, लंबे अरसे तक अगर आप उसको एक्सरसाइज करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो उस जगह का कल्चर बनती जाती है। ठीक है, जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कल्चर ही आपका लॉ बनता है। इंटरनेशनल लॉ किसी ने पढ़ा हुआ है? इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो सोर्स ऑफ लॉ है वो आपकी नॉर्म्स हैं, वो आपकी कस्टम्स हैं। जो कस्टमरी लॉ है बहुत सारे कंट्रीज का, वो ही इंटरनेशनल लॉ है। जो किसी भी कंट्री के कस्टम्स हैं लंबे अरसे तक वहां पे एक्सरसाइज होती हैं, वो आपका लॉ बन जाता है। तीन चार और सोर्सेज भी हैं उसके अंदर। इसकी आपको समझ आइए कि आपने पैराग्राफ राइटिंग कैसे करनी है। कम्युनिज्म एंड यूएसए यूके, अब शो हो रही है स्क्रीन? कोई भी और टॉपिक बताएं, उस पर फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमने पैराग्राफ राइटिंग कैसे करनी है। कोई बता सकते हैं आप प्रॉब्लम्स के साथ ही उसका सोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम्स अलग और सोल्यूशन अलग बताएंगे तो फिर आप नहीं कर सकेंगे, दो पेजेस पे कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम है कोई भी कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पास करवाते हैं फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, कोई भी चीज है उसके लिए प्रेसिडेंट, आपको पता है लॉ किस तरह से बनता है, कोई भी बिल कैसे पास होता है? पार्लियामेंट से, पहले लोअर हाउस में जाता है, लोअर हाउस से अपर हाउस में, अपर हाउस से फिर प्रेसिडेंट के पास। अगर आपको कोई बिल है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट से पास होकर नीचे आए तो उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बोलेंगे। इट मीन्स वो किसी एक ही दिमाग से होके नीचे आया है, उसके अंदर डिस्कशन शामिल नहीं है, मीन्स उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो है वो थोड़े टाइम के बाद वो ऑर्डिनेंस में चेंज हो जाता है, पहले वो ऑर्डर होता है। अगर वो थोड़े लंबे अरसे तक चले तो वो ऑर्डिनेंस होता है, और उसके बाद अगर असेंबली से पास हो जाए तो वो जैसे क्यूएसओ है वो ऑर्डर होगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से फिर हट के उसे ऑर्डर बोला जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स या ऑर्डिनेंसेस जो इस्टेब्लिश होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वो बेनिफिट जो किसी एक बंदे के, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बेनिफिट के लिए होते हैं। सही है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके जो भी प्रेसिडेंशियल जो प्रॉब्लम है इसके अंदर आप ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री के अंदर सेटल इस वजह से की जाती है, या डेमोक्रेसी को लाइक इसलिए किया जाता है या इसकी फेवर इसलिए की जाती है क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं दे शुड बी वॉइस ऑफ पीपल।
ठीक है। जब वो लोगों की आवाज ही नहीं बनते, जब उन लोगों ने असेंबली में आपके मतलब की चीजें या आपकी फेवर में चीजें डिस्कस नहीं करनी, या वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस नहीं करवानी, या उस पर बहस नहीं करनी असेंबली के अंदर, जो कि जनरल पीपल है, जनरल पब्लिक है, उनके लिए फेवरेबल हो, तो फिर फायदा नहीं है उस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज का, उस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम का। ऐसा ही है। ये फिर उसके साथ ही आप डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्रू डेमोक्रेसीज होती हैं वहां पे हमेशा जो लेजिस्लेशन होती है थ्रू प्रॉपर चैनल एंड आफ्टर हैविंग ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज होती है। जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करने के बाद होती है। 18th अमेंडमेंट पे क्रिटिसिज्म किस वजह से होता है अभी तक, किसी को आइडिया है? आप 18th अमेंडमेंट पे क्रिटिसिज्म किस वजह से होता है? मैम कहा जाता है कि तकरीबन 50% से ज्यादा जो है ना बदल दिया गया था आइन को। अच्छा, मतलब उस पर क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? ठीक है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। और लेकिन 18th अमेंडमेंट के अंदर फिर उस पर क्रिटिसिज्म तो नहीं किया जाना चाहिए ना, कि अगर उन्होंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर दी है 18th अमेंडमेंट के अंदर, तो इट मींस हमारी जो लोकल जो है गवर्नमेंट्स वो बनेंगी। उसमें 18th अमेंडमेंट पर क्रिटिसिज्म किस लिए है? जो भी नई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है वो सबसे पहले ये देखती है कि 18th अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारे लेक्यूनाज हैं, उनको लेक्यूनास को खत्म किया जाना चाहिए, और उसके अंदर जो 102 आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट्स हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको री अमेंडमेंट की जरूरत है। वो कौन सी है? एनएफसी है। एक बहुत बड़ी रीजन जो इसकी थी वो ये थी कि 18th अमेंडमेंट को भी विदाउट डिस्कशन अप्रूव किया गया था, विद इन 4-5 डेज इसका ड्राफ्ट बना। ड्राफ्ट बनने के साथ ही विदाउट डिस्कशन ये अप्रूव हो गई। ठीक है। जब कोई भी लेजिस्लेशन है वो विदाउट डिस्कशन, ना लोअर हाउस में डिस्कस हो ना अपर हाउस में डिस्कस हो, और वो अप्रूव हो जाए, तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो गलतियों से पाक होगी? अभी जो अमेंडमेंट आई है वो आपकी वो प्रॉपर डिस्कशन के बाद आई है। हाँ, आपने देखा उसमें हर पार्टी का अपना कंट्रीब्यूशन भी था, हर पार्टी का था। डेवोल्यूशन, प्रोविंसेस को शिफ्ट क्यों की गई थी पावर? एग्जैक्टली exactly. उस टाइम पे सबको ये लग रहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फेडरल में नेक्स्ट गवर्नमेंट सिक्योर नहीं कर सकेगी। पीपल्स पार्टी को बहुत क्लियर था कि नेक्स्ट हम गवर्नमेंट सिक्योर नहीं करेंगे, इसलिए 58(2) भी हम खत्म करके जाएंगे। और वो ज्यादा इसके खिलाफ इस वजह से भी बोलते हैं, वो इसको सेक्रेट इस वजह से भी समझते हैं, क्योंकि अगर 58(2) भी अगेन उसको नल एंड वाइड किया जाता है तो वो उनकी जो पार्टी है वो मुसीबत में आ जाएगी। जो भी है, उसके बाद उन्होंने वो रीगेन नहीं किया अपना फेम, बेनजीर भुट्टो के बाद और अपने उस 5 years टेन्योर के बाद। ऐसा ही है। साथ में दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी यही था, किसी को सिर्फ नाम से मतलब था, प्रोविंस का नाम चेंज कर दिया जाए, तो सिर्फ नाम चेंज हुआ। 102 आर्टिकल चेंज हुए हैं, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अगेन वही बात है कि जब फॉर द विल ऑफ पीपल टू सर्व पीपल, अगर आप वहां पे डिस्कस नहीं करते, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर आपकी फेवर में नहीं बोलते, आपकी फेवर में बिल पास नहीं होता, तो इट मीन्स वो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तरह ही है, वो सब अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, नो डाउट आपकी पार्टी जो है वो प्रेजेंट करती है आपके दोनों हाउसेज में। उसका जो ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है, ड्राफ्ट बिल की फॉर्म में प्रिपेयर नहीं होता। बिल तब बनता है जब आपका प्रेसिडेंट साइन करता है। ड्राफ्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की गुंजाइश होती है। जब आपका ड्राफ्ट है वो किसी भी जगह पे अगर लोअर हाउस में गया है या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उसके सामने वो गया है और वहां पे उसने डिस्कस होना है, वो अगर डिस्कस नहीं होगा, अगर आप वहां पे लक्यूनास को क्लियर नहीं करेंगे तो वो इसी तरह ऊपर चला जाएगा। मेरे पास अगर कोई फाइल आती है, मैं उसके ऊपर अगर कोई भी अमेंडमेंट नहीं लगाती, मैं इसी तरह से ऊपर भेज देती हूँ, वो उसी तरह से एक्सेप्ट हो जाएगी। और हो सकता है कि किसी के लिए बहुत अनफेवरेबल हो, वो मेरे लिए मेरी एक छोटी सी मिस्टेक होगी, लेकिन हो सकता है वो किसी का करियर खराब कर दे। इसी तरह यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये किया, लेकिन बहुत सारे पूरे पाकिस्तान को उन्होंने दाव पे लगाया। यहाँ पे भी ये है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम लोगों ने पूरी पार्टी को वोट नहीं किया होता, हम एमएनए को वोट करते हैं जो हमारे एरिया का है। उसने हमारी फेवर में बोलना है जब भी इजलास होगा। वो अगर कोई भी मिनिस्टर बना है या नहीं बना, या कोई पार्लियामेंट सेक्रेटरी है वो, उसके बावजूद वो हमारे लिए बोलेगा वहां पे। ये तो नहीं कि उसे नॉलेज ही ना हो और वो हमारी फेवर में बोल ना सके। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट सेक्रेटरीज होते हैं। पार्लियामानी सेक्रेटरी अलग होते हैं, आपके मिनिस्टर्स अलग होते हैं। आपका जो लॉ मिनिस्टर है, आपका लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर होगा वो, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर सेपरेट होगा, इरिगेशन का, एग्रीकल्चर का, लोकल गवर्नमेंट का, सीएनडब्ल्यू का, ये सारे सेपरेट होंगे। हर एक का अपना अपना मिनिस्टर होगा। ही और शी शुड नो कि वहां पे क्या क्या गलतियां हैं, किन किन चीजों को ठीक करने की गुंजाइश है, किन किन गलियों को दुरुस्त करने की गुंजाइश है। गलियों के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है, कौन सा हम इकोनॉमिकल मटेरियल यूज कर सकते हैं जो कि लंबे अरसे तक चले वहां पे। कौन सा एरिया जहाँ पे कौन सा मटेरियल फिजिबल है, हमारे मिनिस्टर्स को पता होता है? किसी को आइडिया है किसी चीज के लिए? हम वोट किस वजह से करते हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव किस वजह से बनाते हैं? पार्टी में तो चलो पार्टी उन्हें टिकट देती है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना कि हमारे एरिया में हमारा काम करे, हम इजीली ट्रेवल कर सकें, हम इजीली हॉस्पिटल्स में जा सकें, हम स्कूल्स में जा सकें, स्कूल्स की फीसिस ना हो, हमें जो 1122 है या इमरजेंसी सर्विसेज है वो हमें प्रोवाइड की जाए। हम शॉर्ट टर्म तो नहीं चाहते रिलीफ, हम तो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलीफ हो हमारे लिए। सही है। डिस्कशन और होती जा रही है। तो यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि आपका अगर पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने आपको पॉलिटिकल सिस्टम ये बोला या पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान बोला है, तो पॉलिटिक्स क्या है इसके अंदर? आप में से किसी एक ने बोला पोलराइज्ड है, डेफिनेटली पोलराइज्ड है। इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं पोलराइज्ड किस वजह से है, क्यों है, इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हम इतने ज्यादा इंतजार का शिकार हो गए हैं। ठीक है। अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर और कोई इंस्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं तो हर बंदा अपनी फेवर के लिए, हम बेसिकली अकीदतमंदी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। हम कल्ट बना देते हैं चीजों को, जो भी लीडर आता है उसको। ये नहीं होना चाहिए, रैशनैलिटी नहीं है हमारे अंदर। ठीक है। तो ये भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। लोगों के अंदर शऊर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है लोग, राइट टू वोट का पता नहीं है उन्हें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का पता नहीं है उन्हें, फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता। तो वो लोग फिर अंधाधुंध किसी एक की तकलीद करते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और किन किन वजूहात की वजह से हो सकती है, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस वजह से आती है? जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अकाउंटेबल है आपके सामने, वो कोई काम करते हैं वो अकाउंटेबल है। अमेरिका का जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तब क्या होता है? डिबेट होती है। ठीक है। उनकी जितनी चीजें होती हैं वो उनकी वेबसाइट्स पे शो हो रही होती हैं, अपडेटेड वेबसाइट्स होती हैं। आप उनकी रिसेंट डिबेट्स भी, उनकी जितनी स्पीचेज हैं, उनके जितने बिल्स हैं, उनके अपकमिंग बिल्स हैं, वो उनकी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है? यू आर हैविंग अ $1 बिलियन प्रोजेक्ट और आपको बिल्कुल नहीं पता सीपैक का क्या क्या, उसके अंदर कितने फेजेस हैं। यू डोंट नो एनीथिंग, आपको बिल्कुल नहीं आइडिया
कि वो किस तरह से कंप्लीट होगा, उसके अंदर करप्शन मार्जिन जो है वो क्या क्या है। आपको बिल्कुल नहीं आइडिया कि उसके अंदर आपने अपना क्या क्या गिरवी रखा है, क्या क्या गंवा दिया है। वो हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं ऑल द टाइम कि हमारी रेलवे ट्रैक्स बनेंगे, हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे, इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर जो है वो एफडीआई आएगा, ये सारी चीजें। लेकिन हमें उसके आउटकम्स का बिल्कुल आइडिया नहीं। यू पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट सेल्फ सफिशिएंसी इन फ्यूचर। इंडिजिनाइजेशन आपकी खत्म हो गई, चाइनीज प्रोडक्ट से भर दिया आपने अपने कंट्री को। आपने अपने कंट्री में जो बेसिक लेवल पे मजदूरी के लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स था उसको खत्म कर दिया, आप वो भी वहां से लेके आ रहे हैं। आपने अपने लोगों के अंदर टेक्निकल स्किल्स को खत्म कर दिया, उनके अंदर डेवलप नहीं होने दिया। आपने अपने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो डंकी लगाएं और बैठ जाएं। आपने मजबूर कर दिया कि ब्रेन ड्रेन हो, वो इन पॉलिसीज की वजह से। वो पॉलिसीज जो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी आपको समझ आ गई होगी। ऐसा ऐसा आप लोग लिखना शुरू करेंगे पैराग्राफ, तो आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, कोई भी पैराग्राफ है वो आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना है, अपनी जो टॉपिक स्टेटमेंट है उसको, या आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसको। आप आर्ग्यूमेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकिंग देंगे, उसके बाद आप एग्जाम्पलीफाई करेंगे। एग्जाम्पलीफाई करने के बाद अगर आप चाहें तो आप उसके अंदर, अगर आपके पास एविडेंसेस हैं, रिपोर्ट का कोई एविडेंस है, डेली बेसिस पे कोई भी एविडेंसेस आपके पास आ रहे हैं, वो किसी न्यूज चैनल का है, वो किसी न्यूज रिपोर्ट का है, वो किसी कोई रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हुई है उसका है, तो आप उसको उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं लेटर ऑन। उसके बाद आप उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, और देन आप कंक्लूड करेंगे प्रॉपरली। जिस तरह आप एक ऐसे को कंक्लूड करते हैं उसी तरह से आप एक पैराग्राफ को कंक्लूड करेंगे। ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इसके अंदर तो मुझे बता सकता है, अभी पूछ सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ। पैराग्राफ आपका जो है नॉर्मली वो हाफ पेज का ही होता है, हाफ पेज या मतलब मोर देन हाफ पेज। ठीक है, सॉर्ट ऑफ उतना ही होता है एक पैराग्राफ। देन आपका कनेक्टर होगा। कनेक्टर मैंने आपको बताया सीमेंट का काम करता है। आपके पास डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, आपने उनको कनेक्ट करना है। आपकी कनेक्टिविटी इस तरह से हो कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे शिफ्ट करते हुए आपको इशू ना हो। एक पैराग्राफ आपने लिखा है, आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर ली, उसको अगर आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ लिंक कर दिया, नेक्स्ट किया, देन नेक्स्ट में आपने उसको अगर लिंक करना है आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ, या पर कैपिटा इनकम के साथ, या आप अपनी एफडीआई के साथ लिंक करना चाहते हैं, या रिलेशंस विद अदर कंट्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, या आप अपने जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको मेंशन करना चाहते हैं, या आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट के साथ मेंशन करना चाहते हैं, तो आप उसको इस तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ पे शिफ्ट करेंगे कि जो लिखने वाले को भी समझ आए उसकी, और पढ़ने वाले को भी। मोस्ट ऑफ द टाइम मोर ओवर। और कौन से कनेक्टर्स हैं? फर्दर मोर, अल्टीमेटली मोस्टली आपके कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स होते हैं उसमें, इन एडिशन टू। और हाउएवर, हाउएवर तब होगा जब आप थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। जी, मुझे भी बताया करें, मुझे भी शौक है बातें सुनने का। एडिशनली, फर्दर मोर, मुझे भी अपना टाइम मैं मिस करती हूँ जब आप लोगों को इस तरह से देखती हूँ। जो सफर होता है वो हमेशा खूबसूरत होता है मंजिल से। और देयरफॉर, नेवरदलेस, ठीक है, डिस्पाइट, हाउएवर के साथ ही डिस्पाइट दैट फैक्ट, या एनीथिंग लाइक दैट।
जी, सबसिक्वेंटली इवेंचुअली हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे अच्छे से टैकल करना आता हो। ये इस तरह के वर्ड्स हैं जिनके बाद आपको स्टेटमेंट अच्छे से टैकल करनी आती हो। सबसिक्वेंटली, इवेंचुअली, इन कंट्रास्ट। लेकिन वो तब है जब आप दो एक जैसे जो है उनको कंपैरिजन में ला रहे हैं, तो तब। और सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलरली, या जो आपने बोला है जब आप कंपैरिजन में लेके आ रहे हैं। अच्छा, आप अपने पैराग्राफ के अंदर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल कंपैरिजन भी हो सकता है, रिपोर्ट्स का कंपैरिजन भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर वीट प्रोडक्शन 2024 में इतनी है, 2022 में इतनी थी, या बैक इन 2015, या डेकेड्स में इसके अंदर इतना चेंज है। फिर किसी जगह पे आप रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी जगह पे आप पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है उसका रेफरेंस दे सकते हैं। आई होप हर बंदे को पता होगा कि पाकिस्तान में गंदम का क्या रेट है। पता है क्या रेट है? 3,000 से कम है अभी। वैसे गवर्नमेंट ने 200-300 रुपया बढ़ाया, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चावल का रेट नहीं पता, सब लाहौर से हैं? जी, हो गई, कहाँ पे सेल की है? ठीक है, जो गवर्नमेंट रेट था वो आइडिया है किसी को? गंदम का रेट जो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज दिया था, टास्को ने, फूड डिपार्टमेंट ने, 3900। हाँ, 3900 था। अब ये वो फैक्ट्स हैं जिनको आप कहीं पे लिंक कर सकते हैं। मार्केट रेट जो चल रहा है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं या जो छोटे मोटे किसान हैं, जो लोग पास्को तक नहीं पहुंच सकते, जिनके पास बारदाना नहीं है, उन लोगों को अपनी जो गंदम है वो 2700-2800 में सेल करनी पड़ेगी। जिनके पास जो अप्रोचेबल है, जिनके पास अच्छे फैसिलिटीज हैं, या जिन्होंने टाइमली कांटेक्ट कर लिया है, जो टाइमली पहुंच गए हैं, उनकी गंदम 3900 में सेल होगी, और होती रही है लास्ट ईयर में। फूड डिपार्टमेंट में बड़ा क्राइसिस रहा है उस टाइम पे, करप्शन का बहुत ज्यादा मार्जिन था इसमें। ठीक है, सेम इसी तरह चावल, पाकिस्तान के अंदर गंदम, चावल, गन्ना, कपास, इनकी आपको प्राइसेस का आइडिया होना चाहिए। किसी आप दोस्त के साथ डिस्कस कर लें, किसी के साथ भी, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। आपका मीट एटलीस्ट आप जरूर देखा करें। चाइना के अंदर आपका मीट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका कॉटन, आपका राइस। ठीक है, आपको ज्यादा रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको इन चीजों का आइडिया है, और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप डिस्कस करते हुए अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को तो आइडिया होता है आपकी पल्सेस, उनके रेट्स। अगर आप फूड डेफिशिएंसी की बात करेंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। इवन अगर आपने छोटे आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट करना है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि लाहौर के अंदर या डिफरेंट सिटीज के अंदर 8 बजे अगर मार्केट्स बंद हो रही हैं, फूड चेन्स 8 बजे बंद होने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो वेंडर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो मजदूर हैं, वहां पे काम करते हैं, उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 बजे उनका काम स्टार्ट होता है, 8 बजे बंद हो जाता है। ऑब्जर्वेशन की बात है ना, आर्ग्यूमेंट बन सकता है। आपकी इन्फ्लेशन इससे भी तो इंक्रीज हो सकती है ना, क्योंकि आपके पास अल्टीमेट पॉलिसीज नहीं है। आप स्टेबिलिटी नहीं ला रहे पॉलिसीज की वजह से, आप उनको ऑल्टरनेट कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। लाहौर के अंदर जो फूड मार्केट है वो 5 बजे के बाद ओपन होती है, और लाहौरियों ने जो जानवर रात को ज़िबा करना है वो सुबह खा के सोना है। सुबह उनके पाए खाए, रात को उनके बारबेक्यू खाए। खाए लाहौर से हैं, सॉरी, हम भी अब लाहौरी हैं, तो हम सब ऐसे ही हैं। 3900 बिल्कुल ठीक। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ये बिल्कुल एक डोमेस्टिक लेवल की चीज है, बेसिक लेवल की, लेकिन इससे आप अपना आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर सकते हैं। जो सिंध से हैं उनको आइडिया होगा कपास का रेट कहाँ तक गया है। ठीक है, आप लोगों को जो भक्कर से हैं उन्हें ये पता होगा कि उनके एरिया में क्या चीज बनती है, क्या चीज एक्सपोर्ट हो सकती है, या क्या अच्छी वहां पे इंडस्ट्री है।
अगर नहीं है तो क्या कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है वहां पे? जो रहीम यार खान से हैं उन्हें उनके अपने एरिया का पता होगा और सराउंडिंग का पता होगा। फैसलाबाद वाले लोगों को उनके अपने सराउंडिंग का पता होगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का नॉलेज है जो आप अपने ऐसे में, अपने क्वेश्चंस में, अपनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। कभी किया यूज? आपको ये लग रहा होता है हमेशा कि ये नॉलेज कोई खास नॉलेज नहीं है, यही लग रहा होता है, लेकिन आप इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। गंदम का रेट, इसके अंदर इन अप्रोप्रिएशन सब हमारे ऊपर इम्पैक्ट किया ना इसने। आपकी जो मार्कर्स हैं, इवन अगर आप वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स आपकी बिल्कुल इंडिजिनाइजेशन नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट बिल्कुल फ्लॉप हुई है। थोड़ा सा खुद को ना ऑब्जर्वेशन लेवल पे लेके आए। हर चीज सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों से नहीं मिलती, आपके ऑब्जर्वेशन से भी मिलेगी आपको। ऑब्जर्वेशन और उसके बाद एक पते की बात बताती हूँ कि डायरी लिखना शुरू करें। नॉर्मल सा टॉपिक पॉलिटिक्स का आपको इस वजह से दिया था, आपका पेन रुके नहीं, फ्लो में जाए, जो मर्जी लिखें 2 पेजेस पे लिखें, मैं चेक करूं, मैं बताऊं आपको आपने इसको किस तरह से रिफाइन करना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आज मैं आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो चेक करके आज व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। अगर उसमें फोटोज भेजनी है भेज दूंगी। अगर आप लोग नहीं उसके लिए विलिंग नहीं है तो मैं आपको आपके जो पेपर्स हैं वो कल यहाँ पे एकेडमी में भेज दूंगी। आप लोगों ने उनको देखना है, उसके बाद पैराग्राफ दोबारा लिखना है। इस टॉपिक पे नहीं, नेक्स्ट पे। अगर खुद लिख सकते हैं, इस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हैं, आप दोबारा से करेंगे। जब तक आपको पैराग्राफ राइटिंग नहीं आती तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं क्लास में लिखें, आप क्लास में लिख सकते हैं, मैं क्लास में चेक करूंगी। अप टू यू, लिखना आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आप लिख सकेंगे। क्रैक करेंगे हम, हो सकता है एक दिन में 3-3 ऐसे की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्रैक करें और उन पे आउटलाइन बना लें, जब आपकी पैराग्राफ राइटिंग अच्छी होगी तो। गेटिंग माई पॉइंट? टॉपिक बताएं जिसपे आप सब लोग एग्री हो और जो लिखा जा सके या लिखना चाहें आप, उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक को। बलोचिस्तान इशू। नेशनल इंटीग्रेशन। क्या जानते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में? जी, हम सब की भी आपस में नहीं है। अगर हम सब का बस चले तो यहाँ पे छोटा सा जो गुजरांवाला है वो एक सूबा हो, लाहौर एक सूबा हो। नेशनल इंटीग्रेशन तो दूर की बात है प्रोविंसेस की। ऑनलाइन वाले आप लोग भी अपनी कोई आउटपुट दें, इनपुट दें, मैं आउटपुट दूं आपको। हाँ जी, नेशनल इंटीग्रेशन। हम्म, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे मैं पीटीआई लिखूं तो? पीटीआई नहीं, किसी को आता है उसको लिखना? नहीं। हाँ, इंटीग्रेशन की भी अब जरूरत है। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? ठीक है, और इंटरकनेक्टेडनेस, और सब ने एक एक अपना पॉइंट बताना है। बॉर्डर लाइन खतरनाक लफ्ज है। और कोई? स्ट्रीमलाइन कर देना। स्ट्रीमलाइन किस चीज मैम को करना? कल्चरल यूनिटी। स्ट्रीमलाइनिंग, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मैम कल्चरल यूनिटी। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे?
यूनिटी ऑफ नेशन, ठीक है, यूनिटी ऑफ नेशन इज गुड पॉइंट। नेशन क्या है? स्टेट क्या है? व्हाट इज स्टेट? सोशल हार्मनी, गुड। क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी। व्हाट इज नेशन एंड व्हाट इज स्टेट? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, ठीक है। आपकी स्टेट है जिसमें आपकी एक कांस्टेंट पॉपुलेशन है, आपकी एक परमानेंट बाउंड्री है, जिसमें एक प्रॉपर गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें एबिलिटी है कि वो किसी दूसरी स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके, वो आपकी स्टेट है। नेशन क्या है? कॉम। पाकिस्तान के अंदर एक नेशन है या ज्यादा नेशन है? ठीक है, पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है। पाकिस्तान इज अ नेशन स्टेट। हाँ, नेशन स्टेट है ना। नेशन ज्यादा है, स्टेट एक है। स्टेट होती भी एक ही है, किसी जगह पे एक नेशन एक स्टेट है, किसी जगह पे ज्यादा नेशन एक स्टेट है। एथनिसिटी, कॉम्बैटिंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, बिल्कुल। सोशल हार्मनी, स्टेट इज पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। जब आपके पास एक टेरिटरी है, एक बाउंड्री है, उसके अंदर एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर आपके पास एक गवर्नमेंट है अगर, और वो गवर्नमेंट जो एबिलिटी रखती है कि दूसरे कंट्रीज के साथ, स्टेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करे, उनके साथ उसका मेल जोल भी हो, उनके साथ वो ट्रेड भी कर सके, बायलेटरल रिलेशंस डेवलप कर सके। बायलेटरल या ब्रदरली रिलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल में मेंशन है? चलो ऑनलाइन वालों गूगल करो। आपके ब्रदरली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स या आप फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट्स किस आर्टिकल में मेंशन है? फॉरेन पॉलिसी में तो है, आपके आर्टिकल में भी है, आपकी जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके साथ आपके ब्रदरली रिलेशन होने चाहिए। पहले 40 आर्टिकल्स में है। एग्जैक्टली exactly. ईशा जावेद, वेरी गुड। आर्टिकल 40। ये वो चीजें हैं जो आपको वन पेपर में भी काम आएंगी या आपके जो एमसीक्यूज है उनमें काम आएंगी, इनको याद रखा करें। आपके पहले 40 आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वो चाहे आप रट्टा लगाएं, चाहे एक दूसरे को बता के समझा के, लेकिन आपको याद होने चाहिए। लोकल गवर्नमेंट किस आर्टिकल में मेंशन है, आपकी जो माइनॉरिटीज हैं वो किस आर्टिकल में उनका बताया गया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू पॉइंट, कौन सा हम क्या डिस्कस करे थे? आपकी नेशन स्टेट, आपकी स्टेट है वो बायलेटरल रिलेशन जो दूसरे कंट्रीज के साथ अगर बना सकती है, तो फिर आपको अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, एक लॉ चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप अपने लोगों को ड्राइव कर सकें या जिसके थ्रू पीस हार्मनी डेवलप कर सकें किसी भी कंट्री के अंदर। यहाँ पे आप जो स्वीट विल ऑफ पीपल है, वो आप अपनी स्टेट के लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस करते हैं। विल ऑफ पीपल में यह है कि वो अपनी फ्रीडम सेक्रीफाइस करेंगे। हम लोग अपनी फ्रीडम सेक्रीफाइस करते हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से? हम ये कहते हैं कि ये अगर जुर्म होगा तो हम उसके लिए सजावार हैं, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बीइंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट नेशन। तो हमारी वो स्वीट विल है ना। वरना इससे पहले क्या होता था? पावर गेम होती थी। कोई भी अगर पावरफुल होता था वो किसी जगह पे कब्जा कर लेता था, दूसरा उसको छुड़ा नहीं सकता था। जब आप प्रीवियस इराज में देखें तो जो क्लैंस के सरदार होते थे वो सरदार किस वजह से होते थे? पावर्स की वजह से। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर से अभी भी वही है, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैमोफ्लेज कर देता है, पीस लेके आता है, स्टेबिलिटी लेके आता है। ये है आपकी स्टेट। जिस तरह से आपने बोला कि ये पॉलिटिकल लीगल एंटिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप ये कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन होनी चाहिए, किसी ने बोला नेशनलिज्म, बिल्कुल ठीक है, हैवी वर्ड है, अच्छा वर्ड है। के अजीज की बुक्स पढ़ी है किसी ने? कौन सी?
मेकिंग ऑफ पाकिस्तान और मर्डर ऑफ हिस्ट्री। और अब्दुस्तार की। हम्म उसके अंदर नेशनलिज्म अच्छा है, और ये मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में नेशनलिज्म की अच्छी डेफिनेशन है, बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड पेज पे इंट्रोडक्शन में ही है। ठीक है, वो आप एक दफा देख लीजिएगा। यहाँ पे आप ये कहते हैं कि आप क्या, आपकी जो नेशन है वो इंटीग्रेट किस तरह से रह सकती है। पाकिस्तान एक नेशन स्टेट है, हमें क्या इश्यूज हैं। नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर आप ये कहते हैं कि आपकी जो स्टेट है या आपकी नेशन है उसके अंदर यूनिटी हो, आपके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर आपका नेशनल इंटरेस्ट हावी हो। ठीक है, आपकी बाउंड्रीज सिक्योर हो और हर बंदा उनको सिक्योर करने में अपना किरदार अदा करे। आप यहाँ पे सोशल हार्मनी हो, जितने लोग हों वो पीसफुल वे में रहें, कोई क्योस क्रिएट ना करे और अगेंस्ट स्टेट बात ना करे, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को ऑन करे, सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन हो आपकी। और ये सारी चीजें मिलके आपकी नेशनल इंटेग्रिटी को, इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करें। आपकी रिट ऑफ स्टेट जो है वो मेंटेन रहे, वहां पे कोई जुर्म ना हो। स्टेट अगर कुछ बोले तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो उस चीज को एक्सेप्ट करे। सिंपल वर्ड्स में ये आपकी नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ जाती है। पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन के क्या इश्यूज हैं। वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन क्या है, इक्वल नहीं है, जस्ट नहीं है, इक्विटेबल नहीं है। अच्छा, सूटेबल नहीं है, ठीक है। जो सबको सूट करे, सारे प्रोविंसेस को, वो नहीं है। सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन में आपके पैसों की एलोकेशन है। लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस नो डाउट हैं, और ये आपके जो कंट्री है उसके बनने के साथ ही आपके जो लैंग्वेज के डिफरेंसेस हैं वो स्टार्ट हो गए थे। उस टाइम पे आपके नेशनल लेवल के थे ये डिफरेंसेस, अभी ये आपके लोकल लेवल के हैं, लेकिन वो उतने ज्यादा आपकी नेशनल इंटीग्रेशन में कोई हार्म क्रिएट नहीं कर रहे। आपके जो लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, सेक्टेरियन जो आपकी, आप उसको वॉरफेयर भी कह सकते हैं या आप उसको डिफरेंसेस कह सकते हैं। आपके एथनिक इश्यूज हैं, एथनिसिटी इश्यूज कौन कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर। प्रोविंसेस डिफरेंट मांग रहे हैं, कौन कौन सा। कल्चर के भी डिफरेंसेस है नो डाउट, ठीक है। सराइकी जो बेल्ट है वो कहते हैं हमारा वो सराइकिस्तान या कोई प्रोविंस सेपरेट बने, बहावलपुर स्टेट जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, उसको प्रोविंस बना दिया जाए, या एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे उनको सेपरेट कर दिया जाए। सेपरेट किया भी गया, वहां पे उनका सेपरेट सेक्रेटेरिएट बनाया भी गया, उसके बावजूद उसको हम डिलीवर नहीं कर सके, टोटल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं कर सके, तो वो कामयाब नहीं हो सका। यहाँ पे आप इसको हमने कंप्लीट नहीं किया। रिसोर्स एलोकेशन के अंदर आपके डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। बलोचिस्तान के अंदर से आप SNGPL सारी गैस ले रहे हैं, ठीक है, सुई के मुकाम से सारी गैस आ रही है, उन लोगों के पास वो गैस नहीं जा रही, वो उस गैस पे रोटियां नहीं पका सकते, वहां से निकलती है सारी यहाँ पे आ जाती है, या इंडस्ट्रीज को मिल जाती है, या डिफरेंट वेज में हम जो है यूज कर लेते हैं, रॉयल्टी पे करते हैं, लेकिन वो जो रॉयल्टी है वो ग्रॉस रूट लेवल तक जाती नहीं है, रॉयल्टी भी नॉमिनल है। अगर बलोचिस्तान के अंदर गैस के जखायर हैं या किसी मिनरल के जखायर हैं, तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या अगर आपने रिकॉर्डिंग करना है या कोई भी दूसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी बड़ी इंटरनेशनल फर्म के साथ करना है, उसके लिए आंसरेबल या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट होनी चाहिए आफ्टर डेवोल्यूशन ऑफ पावर। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इंटरवीन कर सकती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसी पर्पज के लिए बनाई गई है, वो इंटरवीन कर सकती है। उसके बावजूद हम बलोचिस्तान गवर्नमेंट को उस तरह से राइट्स नहीं देते, या बलोचिस्तान की गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट नहीं होती हर दफा कि वो अपनी जो चीजें हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर सके,
या अपने राइट्स हैं उनको मांग सके। ऐसे ही है। तो यहाँ पे वो भी रिसोर्स एलोकेशन इक्विटेबल नहीं है, वो अनजस्ट है, आप कह रहे हैं सूटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू यू पीपल। यहाँ पे भी ये है कि सिर्फ वो रिसोर्सेज नहीं है, वाटर रिसोर्सेज भी आपके इसके अंदर आते हैं, आपके मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। सही है। ये सारे रिसोर्सेज अगर अनजस्ट है, आप दे नहीं रहे, उल्टा उनसे ले रहे हैं, उनको उसके मुताबिक दे भी नहीं रहे, तो वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है। वहां पे फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट बेलिजरेंट ग्रुप्स बनेंगे। दूसरे नंबर पे आपके एथनिक इश्यूज हैं, आपकी डिफरेंट एथनिसिटीज हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह पे होती हैं, लेकिन इतने इश्यूज मेरा ख्याल है कम होते हैं या रिपोर्ट कम होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान के अंदर हजाराज हैं, आए दिन हजाराज की टारगेट किलिंग होती है या हजाराज की जीनोसाइड समझ लें, पूरी पूरी उनकी बसेज हैं। अभी रिसेंटली पाराचनार इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, उनको उतारा जाता है और बिल्कुल उनको जिबा कर दिया जाता है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो आपकी नेशनल इंटीग्रेशन में कुछ भी हेल्पफुल होगा। आप एक कम्युनिटी है, वो चाहे मुस्लिम भी है, उसके बावजूद आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, या इन केस फॉर योर ओन पर्पज, फॉर योर ओन कॉज, या आप वहां पे पहुंच नहीं पा रहे, कोई भी रीजन है, आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे अपनी स्टेट के लोगों को, तो वो कभी भी नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। इनमें से जो बचे होंगे या जिन्होंने वो इंसिडेंट देखा होगा, डेफिनेटली या तो वो ब्रेन ड्रेन करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, दूसरे कंट्रीज में चले जाएंगे, या वो किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बताएं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है। आपकी जो राइट्स की एक्सप्लोटेशन ऑफ राइट्स हैं, वो फिर इसी के अंदर आ जाएगा, सेपरेट वो नहीं बनेगा एक आर्ग्यूमेंट आपका। आपके राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वो कोई भी राइट्स हैं, आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, आपके सोशल राइट्स हैं, राइट टू जॉब है, कोटा है लेकिन उसके बावजूद नौकरियां नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं है वहां पे। सही है। लोग वहाँ पे अगर आप केपीके में बात करें, वहां पे तो फ्री रिसोर्सेज हैं, बलोचिस्तान की बात करें तो वो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, स्कार्स पॉपुलेशन है, स्कार्स सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, वहां पे लोग पहुंच नहीं पाते एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली। ठीक है। हालांकि वहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा स्पॉट्स हैं, अगर आप उनको रोड्स जो है वो अच्छे बना के दें तो वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, उसके बावजूद हम उनको सॉरी उस तरह से डेवलप नहीं कर रहे या करना नहीं चाह रहे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वहां पे नहीं है, लैक ऑफ ग्रेटर इन नंबर, पूरे बलोचिस्तान से ज्यादा, बलोचिस्तान रकबे में सबसे बड़ा है, उसके बावजूद वहां पे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ही नहीं, कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, बहुत कम। इवन उनके जो बड़े सिटीज हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं, क्वेटा हमारे छोटे सिटीज से भी बहुत पीछे है। ठीक है। आपका जॉब क्वेटा फुजदार, आगे ईरान बॉर्डर की तरफ आप जाते जाएं तो वो आप बिल्कुल ही समझ लेंगे तुर्बत शुर्बत जो है वो साइड पे निकल जाते हैं, बड़े टाइम के बाद कोई आबादी आती है। आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वहां से आके लोग जो हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन में अपना रोल प्ले करेंगे, जब ना उन्हें राइट टू एजुकेशन मिल रहा है, राइट टू वोट भी नहीं है। वो लोग जब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फ्लाईओवर्स देखते हैं तो डेफिनेटली उन्हें गुस्सा आता है उस चीज से। वो ये बोलेंगे कि हॉस्पिटल में जाके सिर्फ एक पर्ची लेके आप अपना इलाज करवा लेते हैं, और सारा कैसे होता है, पैसा तो सारी आवाम का लगा हुआ है, तो पंजाब कैसे खा रहा है। फिर वो चीज नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ तो नहीं जाएगी ना। नो डाउट एक्टिव नहीं है, लेकिन स्टेट तो सबकी है ना, फेडरल गवर्नमेंट सबकी है जी। कैसे? अगर आप उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे कोई भी नहीं जाएगा। बैक इन अयूब खान इरा, जब हमदर्द वालों, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जो एक उस टाइम पे पॉलिसी आई थी कि 30 ईयर के लिए आपका टैक्स जो है ना वो एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ से मूव कर जाती है बलोचिस्तान में।
लोगों ने क्या किया, कराची से 2 घंटे की ड्राइव पे है, बलोचिस्तान स्टार्ट होता है, वहां पे इंडस्ट्री लगा ली। वो फिर भी लोअर बलोचिस्तान में तो नहीं पहुंचे, कराची के साथ इंडस्ट्री लगा ली, टैक्स भी एग्जाम्प्ट करवा लिया, और बलोचिस्तान को भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्टिल नहीं है ना। हम्म हम्म पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा, लेकिन इतनी भी नहीं है कि सिर्फ लाहौर में पूरे बलोचिस्तान से ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट हों। कैसे? जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, उनके लोग ही नहीं होंगे, वो कोटा ही पूरा नहीं होगा। हम लोग अपने आप को, मतलब जब आप, अल्लाह करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग आगे सीएसपीज होंगे इंशाल्लाह, जब आप जाएंगे तो आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप इवन ये जाते हुए डरोगे बलोचिस्तान में। तो आप ये सोचें कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं, हम लोगों को खाने पीने का कोई इशू नहीं है, हम लोगों को नौकरियों का कोई इशू नहीं है। आप में से सब लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि अगर आप यहाँ से निकलते हैं, आप लोगों के पास प्लान बी जरूर होगा। आप सब लोगों को लैपटॉप का पता है, आप सब लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, किसी ना किसी कैफे में जॉब कर सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, किसी जगह पे पढ़ा सकते हैं, किसी ना किसी को किसी ना किसी सब्जेक्ट पे अबूर हासिल होगा। ठीक है, आप लोगों में से हर बंदा अपना मंथली अच्छा कमा सकता है। लेकिन उन लोगों को देखें कि उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वहां पे ना कोई प्रॉपर स्क्रूटनी है, कोई स्कैनिंग नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है। वो लोग जब यहाँ पे आते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वो वहां से बहुत पीछे होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे राइट्स खाते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ हमारा एमएससी अगर हो तो बलूचिस्तान की हो सकता है पीएचडी से बहुत अच्छा हो, या हमारा सिर्फ ग्रेजुएशन, और इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता, उन्हें पता ही नहीं है। जो असल में सफर कर रहे हैं वो लोग हैं, राइट्स उनके एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। मैं कहूंगी अगर इस सूरत में वो सेपरेट प्रोविंस अगर डिमांड करते हैं, तो इतना अगर जुल्म किसी पे भी होगा तो वो मतलब उठेगा। हमें से कोई भी बंदा अपने बहन भाइयों के साथ अगर थोड़ा टाइम इनजस्टिस की सिचुएशन में रहे, तो हम उनसे अलग हो जाते हैं। वो प्रोविंस है और बहुत लंबे टाइम से सफर कर रहे हैं, उनको अब जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी पे उनके अटैक सब स्टार्ट हो गया। पंजगोर का पता है आपको, रिसेंटली उसके डीसी जो है उनका मर्डर हुआ है, इसी तरह से। नेक्स्ट बताएं। ठीक है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। ठीक है, ये जस्टिस वाला एक अच्छा पॉइंट है। और बताएं, नेशनल इंटीग्रेशन के साथ लिंक करें। कैसे लिंक करें? ठीक है, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट आप कह सकते हैं ऑफ एवरी प्रोविंस, रीजनल, एक रीजन की बात हो जाएगी। प्रोविंशियल सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो आप कह सकते हैं, या इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो कह सकते हैं इसके अंदर, ग्रेटर देन द नेशनल इंटरेस्ट कह सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा पॉइंट नहीं बनेगा, मुझे ये लगता है। कल्चरल डाइवर्सिटी किसी भी नेशन की खूबसूरती होती है, कल्चर की वजह से मुझे नहीं लगता कोई भी इश्यूज हो रहे हैं। हम्म फाटा मर्जर पढ़ा है किसी ने? क्या है उसमें? फाटा मर्जर से पहले वहां पे क्या था? फाटा में वजीरस्तान की कुछ एजेंसी, 7 एजेंसीज हैं, वो फाटा के एरिया में आती हैं। और पाटा जो है वो आपके रीजनल, जो प्रोविंशियल, प्रोविंस के अंदर जो प्रोविंसेस के जो लास्ट लास्ट आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके साथ जो एरियाज लगते हैं वो पाटा उनको कहते हैं। वहाँ पे आपके पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं।
फाटा मर्जर के अंदर जब फाटा मर्ज हुआ था उस टाइम पे वहां पे जिरगा सिस्टम था, तो ये आइडिया नहीं हो रहा था कि फाटा मर्जर के बाद वहां पे अदालतों का क्याम कैसे होगा। तो उस टाइम पे जो आपके जिरगे थे उनको सिविल कोर्ट्स डिक्लेयर किया गया था कि टाइम के साथ साथ यहाँ पे भी पॉलिटिकल एजेंट्स लाए जाएंगे और टाइम के साथ साथ इनको सिविल कोर्ट्स में चेंज किया जाएगा। और बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हुई है वो, प्रॉपरली। वहां पे आपने स्कूल्स कॉलेजेस भी इंट्रोड्यूस करवाए, वहां पे आपने ऑपरेशंस भी किए, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस करके वहां से टेररिस्ट जो है वो खत्म भी किए। वहां के लोगों को, वहां के जो मालिक्स हैं, जो ट्राइबल लीडर्स हैं, उनको मालिक मालिक कहते हैं, मालिक हैं वहां पे, तो उन लोगों को प्रॉपरली आपने कॉन्फिडेंस में लिया, उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए, ब्यूरोक्रेसी को रिसोर्सेज दिए, जो लोग वहां पे जाके सर्व करेंगे उनको थोड़ा अच्छा जो वो सैलरी है वो दी जाएगी, उनके अंदर अंडर जो है लेवी या एफसी जो है उनके अंडर दी गई, उनको फोर्स उनके डिस्पोजल पे थी। तो इस वजह से इतने सारे रिसोर्सेज दे के, इतना प्रिविलेज दे के, तो आपने वहां पे थोड़ा सा अमन कायम कर लिया। फाटा मर्जर एक स्मूथ ट्रांजिशन है। पढ़िएगा इसको। कौन सी अमेंडमेंट है ये? 25th। हम्म। अच्छा, किसी ने लिखा पुअर गवर्नेंस, बिल्कुल ठीक है, आपकी गवर्नेंस नहीं है, वो ये डिले इनजस्टिस जो है इसकी बजाय अगर आप गवर्नेंस यहाँ पे लिखते हैं तो दैट्स गुड। आपकी गुड गवर्नेंस नहीं है, एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। पुअर की बजाय एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस कर दे। नहीं, वो इन पॉइंट्स में नहीं आएगा, वो इनसे पहले आएगा। अलग नहीं होना चाह रहे थे? हाँ, क्योंकि उनके कल्चरल जो क्लैशेज है हमारे साथ हैं। बेसिकली तो ड्यूरेंट लाइन जो है वो जब 1896 में ड्यूरेंट लाइन बनी थी या वो एग्रीमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे भी कोई वो बड़ा स्मूथ एग्रीमेंट नहीं था। स्टिल वो लोग वो अपना पश्चिमिस्तान चाहते हैं वहां पे। वो सारी बेल्ट जो है, क्योंकि उनके कल्चरल जो वो सिमिलैरिटीज हैं वो अफगानिस्तान के साथ हैं। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप लिख सकते हैं, लेकिन टॉपिक आप देख लें कि नेशनल इंटीग्रेशन है, आपने पूरा अफगानिस्तान में नहीं घुस जाना, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन के साथ लिंक करना है, 4 5 6 पॉइंट्स आपने नेशनल इंटीग्रेशन के लिखने हैं। लिखेंगे, एग्जाम्पल ढेर सारी हो गई हैं। हमने साइकिस्तान को भी डिस्कस कर लिया, हमने बहावलपुर जो सेपरेट प्रोविंसेस हैं उनको डिस्कस कर लिया इसके अंदर। हमने अपनी एथनिसिटीज जो हैं उनको डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट हमारे एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके क्लैशेस होते रहते हैं। कर लिया। एथनिक, एथनिक मतलब एथनिसिटी जो है वो आपकी किसी भी बेस पे हो सकती है, आपके रेशियल बेसिस पे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, आपके लैंग्वेज बेसिस पे, ठीक है, आपके जो फेस है या जो आपके फीचर्स हैं उनकी बेसिस पे, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके फीचर्स डिफरेंट होंगे। हजारास जो हैं वो माइग्रेट करके यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो बिल्कुल एक उनका डिफरेंट फीचर्स भी हैं, डिफरेंट लैंग्वेज भी है, उनका कल्चर डिफरेंस है, इसके अलावा उनका जो एरिया या ओरिजिन है वो डिफरेंट है, तो वो एक सेपरेट एथनिक ग्रुप होंगे। एक एथनिक ग्रुप हो सकता है किसी दूसरे के साथ अच्छा उसका रिलेशन हो, क्योंकि वो प्रीवियसली या उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो हो सकता है वो गुड हो, लेकिन किसी दूसरे का एक जो एथनिक ग्रुप है उसका किसी दूसरे के साथ क्लैश इस वजह से भी हो सकता है कि पास्ट में हो सकता है उनके साथ उनका क्लैश रहा हो। फ्रांस और जर्मनी बेशक एक दूसरे के साथ बड़े गुड टू गो हैं अभी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी हिस्ट्री खत्म की है, लेकिन लोगों के दिलों से वो नफरत खत्म नहीं हो सकी अभी भी। जो जर्मन होलोकास्ट के बाद जो सीन्स थे, अभी भी आप उधर के बुजुर्गों को देखें तो वो जर्मनी का नाम नहीं लेना चाहते फ्रांस के जो लोग हैं। सही है। तो यहाँ पे भी ये है कि आपके जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं वो किसी भी बेसिस पे एथनिसिटीज बनी हुई हैं, वो आपके एरिया की बेसिस पे है, वो आपकी लैंग्वेज की बेस पे है, वो आपके रिलीजन की बेस पे है, वो आपके फिजिकल फीचर्स की बेस पे है, ठीक है, वो आपकी बिलोंगिंग की बेस पे है। उनके बैक एंड पे हो सकता है आपकी कोई एनिमोसिटी रही हो, ठीक है। हजारा कम्युनिटी यहाँ की नहीं है, अफगानिस्तान का एक क्लैन था, तो हमारे उनके साथ या उस एरिया के लोग जो हैं उनके साथ उनके अच्छे टर्म्स नहीं है। बलोच है कोई आप में से? बलोच?
कौन कौन सी कास्ट है आपकी, सब कास्ट? लाशारी है या रिंद है? ठीक है। रिंद के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? हम्म। ठीक है। वैसे रिंद के साथ कैसे ताल्लुकात होते हैं आपके? बेसिकली ये दो ग्रुप्स हैं इनके, तो इसमें से लाशारी जो है माइग्रेटेड है या रिंद माइग्रेटेड है? रिंद माइग्रेटेड है, और लाशारीज जो है बेसिकली इन्होंने उन्हें निकाला था। अब आप लोग यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि आप तो मालिक थे। सीन ये है कि वो हिस्टोरिकल जो एनिमोसिटी होती है किसी किसी क्लैन की, वो ट्रेवल करती है। जब वो ट्रेवल करती जाती है तो फिर आगे बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको हवा देते हैं। बहुत सारे पीयर ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो उसको यूज भी कर सकते हैं। वो यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए। मे बी वो इस वजह से पीस क्रिएट नहीं होने देते, और हमारे सामने वो फिर एथनिक क्लैशेस की फॉर्म में आती है। एथनिसिटीज व्हाइट और ब्लैक की एथनिसिटीज नहीं है, रिलीजियस भी हो सकती है। मुस्लिम क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के अंदर ऑर्थोडॉक्स हैं आपके, प्रोटेस्टेंट्स हैं, ठीक है, वो सेपरेट हैं, उनके चर्च सेपरेट हैं। व्हाइट ब्लैक की, ब्लैक लाइव्स मैटर इतनी बड़ी मूवमेंट चली है, ठीक है, ये हो सकती है। अब मुझे बताएं, इसकी समझ आइए टॉपिक की, इस पे लिखा जा सकता है? हम लोगों ने डिस्कस किया बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर पढ़े। कितना नॉलेज था आप सबके पास था? लिख सकते थे ना, बगैर पढ़े भी। अब सोचें, जब आपने एक दो इस पे अच्छे आर्टिकल्स, मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप अभी बनता है, आप लोग वीकेंड पे वो आर्टिकल्स पढ़ें, उसके बाद एक रिफाइंड सा पैराग्राफ लिख के लाएं, उस तरह से जैसे मैंने बताया है प्रॉपर। सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, देन आपने उसको हिस्टोरिकल बैकिंग देनी है, देन आप उसको एविडेंशियल जो प्रूफ है वो दे दें, एग्जाम्पलीफाई कर दें। उसके बाद आप उसके प्रॉब्लम्स हैं अगर वो डिस्कस करें, साथ इम्प्रूवमेंट्स डिस्कस करके एंड पे कंक्लूड कर दें। सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम डिस्कस करें और साथ में सॉल्यूशंस। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता ऐसे लिखते हुए या लेटर ऑन कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, एंड पे तो सॉल्यूशन का एक ही पैराग्राफ बना दें, अदरवाइज सेपरेट सेपरेट पैराग्राफ होना चाहिए। नहीं, वो खिचड़ी सी बन जाती है। पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, उसके बाद सॉल्यूशंस। आउटलाइन में ऐसे ही होता है ना, पहले प्रॉब्लम्स और फिर सॉल्यूशंस होते हैं, जो आपके इशू बेस्ड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वहां पे। किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है, किसी चीज से रिलेटेड। नहीं, कल क्लास नहीं है। आप, अच्छा, करेंगे तो वो हम यहीं पे क्रैक किया करेंगे, 1.5 घंटे। दूसरा, अगर समटाइम्स मैं कोई काम पड़ जाता है किसी मीटिंग वगैरह की वजह से, मैं एक दिन पहले आपको बता दिया करूंगी। अगर अर्जेंटली मुझे जाना पड़ता है तो वो हो सकता है मैं फिर फ्राइडे या सैटरडे की क्लास रखा करूँ। कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। केस स्टडी किस टाइप की? हाँ, वो टॉपिक इस तरह का है कि वहाँ पे आप केस स्टडीज भी लिखेंगे। आउटलाइन में भी आप मेंशन कर सकते हैं केस स्टडी फ्रॉम मैक्सिको, अगर कोई फॉर्म है उसकी केस स्टडी है तो वो आप लिख सकते हैं। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड बड़ी अच्छी बुक है एजुकेशन के, जो ऑप्रेस्ड कंट्रीज हैं उनके एजुकेशन सिस्टम पे है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आप लोग डेली बेसिस पे एक इडियम याद याद किया करें।
एक इडियम जो आपकी गॉसिप का पार्ट हो, डेली बेसिस पे एक दूसरे को बोल सकते हैं। करते हैं याद? कौन सा, आज क्या याद किया? हैं? नहीं, गॉसिप का पार्ट तो ये है ना कि आपको फौरन से आपके माइंड में आए। एक दूसरे से बात करते हुए इडियमेटिक या फ्रेजल वे में बात किया करें। सॉरी, रेनिंग। हाँ, क्या मतलब है इसका? हाँ, बिल्कुल। जब बारिश हो रही हो, या बल्कि बारिश के टाइम पे, इसका क्या मतलब है? मूसलाधार बारिश, क्या मतलब है इसका? सब्र से काम लो, है। हैव सम पेशेंस, आज का इडियम ये है। अब ये देखेंगे आप लोग आपस में कैसे यूज करते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस, याद रहेगा। आई होप आपके पेपर में भी आपको काम आएगा। डेली बेसिस पे किसी एक ने कोई एक इडियम जो है वो याद करवाना करना है, और नेक्स्ट क्लास में फिर आपने कम्युनिकेशन के दौरान वो इडियम यूज भी करना है। एक बड़ा अच्छा ट्रिक है ये इडियम्स याद करने का, अदरवाइज ये याद नहीं रहते। और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है इससे, बहुत आप फ्लवरी सी, जिस तरह कैचिंग जो है वो हो जाती है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।